देश में क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है और क्या इसके लिए दो ताकतवर देश अपने अपने समर्थन में सहयोगी देशों को एकजुट करने में लगे? सवाल गंभीर है क्योंकि दुनिया सीधे सीधे तीन हिस्सों में बटी है। एक है अमेरिका और उससे जुड़े नाटो देश और G7 देश, और दूसरी तरफ है रूस और रूस से जुड़े देश, और तीसरी तरफ है भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश। तो वही चीन ने भारत के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया और फिर पीठ में छुरा घोंपा। इसके अलावा रूस उत्तर कोरिया को गिफ्ट दे रहा है और साथ देने की कस्में भी खा रहा है। तो वहीं चीन अब एशिया में नाटो के बढ़ते प्रभाव को लेकर घबराया हुआ है। नाटो के 75 साल पूरे होने पर अमेरिका में आयोजित शिखर बैठक के बीच चीन ने एशिया प्रशांत देशों से कहा है कि वह इस 32 सदस्यीय सैन्य गठबंधन से खुद को बचाए। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नाटो क्या है, उसे समझते हैं। यह भी बेहद जरूरी है कि आखिर क्या है और क्या नियम है, किस तरह से संगठन इसमें शामिल होते हैं, वो भी जान लेते हैं। देखिए, नाटो एक साझा सैन्य संगठन है। नाटो एक साझा सैन्य संगठन है और किसी एक सदस्य देश पर हमले को समूचे संगठन पर हमला माना जाता है, ये इसका नियम है। और नाटो और क्या कहते हैं, और इसलिए ही उसकी रक्षा में सभी सदस्यों को अपनी सेना उतारनी पड़ती है। यानी जब इसकी रक्षा की बात आती है तो सभी सदस्य अपनी सेना को उतारते हैं, यानी कि सभी सेना एकजुट होती है, एक साथ होती है। ये नाटो के आर्टिकल 5 में दर्ज है। यानी ये जो नियम बनाया गया है वो नाटो के आर्टिकल 5 में भी दर्ज है और इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है। यानी अब तक में इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हुआ है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद बात 11 सितंबर की है और इसके बाद ही इसका इस्तेमाल हुआ। यानी कि अब तक इसका इस्तेमाल एक बार हुआ है, वो भी 11 सितंबर। नाटो की अपनी कोई सेना नहीं है। यानी अगर हम ये बात करें, अलग अलग देश होते हैं, उनकी अपनी सेना होती है, जब जरूरत पड़ती है तो ये सब एक साथ होते हैं। नाटो की खुद की अपनी कोई सेना नहीं है। इसके अलावा भी समझते हैं, देखिए, संकट में सभी देशों की सेना मिलकर लड़ती है। अब जब संकट की स्थिति आती है तब सभी देशों की सेना, जो नाटो देश सदस्य हैं, उनकी सेना एकजुट होती है और लड़ती है। और नाटो के सदस्य देशों की आर्मी में कुल मिलाकर 35 लाख सैनिक हैं। देखिए, जो नाटो सदस्य हैं उन देशों की बात करते, कुल 35 लाख सैनिक हैं। यानी जब जरूरत पड़ती है तो ये सभी एकजुट होते हैं, एक साथ आते हैं सिर्फ बचाव के लिए जब नाटो को जरूरत होती है। और नाटो के हर सदस्य के पास वीटो पावर भी है। हर एक सदस्य के पास वीटो पावर है नाटो के, और कोई भी फैसला सभी सदस्यों की सहमति से ही लिया जाता है। यानी कि कोई भी फैसला पर तब मुहर लगती है जब सभी सदस्य उसके साथ हो और उस फैसले के साथ आए, सबकी सहमति बने। अगर एक भी देश ने मना किया तो प्रस्ताव फेल हो जाता है। इसकी मजबूती को आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत है ये नाटो देश। और इसमें जो सदस्य हैं, अगर एक सदस्य भी किसी फैसले के खिलाफ आता है तो फिर वो फैसला पास नहीं होता, नहीं वो प्रस्ताव फेल होता है। ये पावर और वीटो पावर लेने की यहाँ पर कोई भी देश ले सकता है, ये इसकी खास बात है। लेकिन अब देखिए, नाटो देश और उनकी सेना को भी जान लेते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि नाटो क्या है, कितना मजबूत है, किस तरह से नियम इसके बने हुए हैं, एक एक देश की कितनी अहमियत हो जाती है जो नाटो के सदस्य हैं। लेकिन नाटो देश और उनकी सेना को भी जान लेते हैं, क्योंकि सेना ही है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। अब देखिए, एक एक देश और उसकी सेना पर एक बार नजर डालते हैं। अमेरिका, जिसकी सेना 13,51,000 है। तुर्की, जिसके पास 4,45,000 की सेना है। फ्रांस की बात कर लेते हैं, जहां पर 2,08,000 सेना है। जर्मनी की 1,89,000 सेना है। इसके अलावा बात करें इटली की, देखिए, इटली के 1,74,000 सेना है। यूके की सेना इसमें 1,56,000 है। स्पेन की बात कर ले तो 1,23,000 सेना यहाँ स्पेन की है। और इसके अलावा देखिए, दूसरे देशों पर भी नजर डाल लेते हैं। बुल्गारिया, जहां पे 24,800 सेना है। हंगरी के पास 24,300 की सेना है। नॉर्वे की संख्या सेना की 21,000 है। डेनमार्क के पास 18,300 की संख्या है सेना की। लिथुआनिया, जहां पर 16,800 की संख्या है सेना की। तो क्रोएशिया के पास अपनी खुद की सेना 15,200 है। स्लोवाकिया के पास 13,100 की संख्या है सेना की। तो ये
नाटो देश के जो सदस्य उनकी सेना को हम समझ रहे हैं कि कहां पर किस देश के पास कितनी सेना है। और जैसा कि हमने बताया कि नाटो की खुद की कोई सेना नहीं है, नाटो की सेना नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब ये सभी देश एक साथ आते हैं और करीब 35 लाख की संख्या सेना की हो जाती है इन देशों की। तो ये बेहद अहम है। देखिए, और कुछ और देश है, क्योंकि हम पूरे सदस्यों की बात कर रहे हैं जो नाटो देश है, इसमें पोलैंड भी शामिल है जिसके 1,21,000 सेना है, ग्रीस की यही संख्या है 1,06,000 की, रोमानिया 76,000, कनाडा 71,000, नीदरलैंड 40,800, पुर्तगाल 29,000। इसके अलावा अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो लातविया जहां पर 7,400 की सेना, स्लोवेनिया 7,100, अल्बानिया 6,800, एस्टोनिया 6,700, नॉर्थ मैसेडोनिया जहां पर 1,700 यानी कि 1,700 की सेना है, और लग्जमबर्ग जहां पर सेना की संख्या 9,000 है। और ये सभी देश जो है वो नाटो के सदस्य हैं। जब जरूरत पड़ती है सभी देशों की सेना एक साथ आती है, एकजुट होती है, और इसके बाद जहां जरूरत पड़ती है वहां पर साथ दिखाते हैं। और इसीलिए इनकी संख्या का जब हम जिक्र कर रहे थे तो इनकी संख्या करीब 35 लाख हो जाती है, लेकिन नाटो की खुद की कोई सेना नहीं है। अब चलिए जान लेते हैं नाटो में जो शामिल है देश, 2 देश इसमें नए शामिल हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, 2 देश और हैं जो अभी हाल में शामिल हुए इस साल। फिनलैंड और स्वीडन नाटो का हिस्सा बने हैं, जिससे पहले नहीं थे। फिनलैंड और स्वीडन का शामिल होना उन्हें सुरक्षित भी बनाता है, यानी इसमें शामिल होने के बाद वो काफी सुरक्षित हो चुके हैं और गठबंधन को मजबूत भी करता है इन दोनों का साथ आना। फिनलैंड का बॉर्डर रूस के साथ मिलता है और फिनलैंड के अंदर नाटो सेनाओं की तैनाती होना रूस के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, वैश्विक सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर भी किया है। और साथ ही कहा गया है कि रूस हमारे सहयोगियों के लिए बड़ा खतरा है। तो ये दोनों देश नाटो में अभी हाल में शामिल हुए हैं और इनके शामिल होने के बाद कह सकते हैं कि इनको और मजबूती मिली और ये सुरक्षित भी हो गए हैं। लेकिन अब जरा नाटो समिट को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। समिट में सभी देश का साथ आना जरूरी होता है, सबकी मौजूदगी यहां पर होती है। अब नाटो समिट है क्या उसे भी जान लेते हैं, जहां अलग अलग देशों के सदस्य यहां पर मौजूद रहते हैं। बेलारूस और चीन पोलैंड की सीमा के पास युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अब नाटो समिट को समझिए, ये पोलैंड की सीमा के पास इनका युद्ध अभ्यास जारी है। पोलैंड नाटो का मेंबर है और बेलारूस रूस का बेस्ट फ्रेंड है। देशों के रिश्तों को भी समझिए, बेलारूस रूस का बेस्ट फ्रेंड है और इस युद्ध अभ्यास को नाटो समिट के काउंटर की तरह देखा जा रहा है। जो ये युद्ध अभ्यास जारी है इसे नाटो समिट के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नाटो समिट में, क्योंकि इन देशों की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है, इस अभ्यास को ईगल असॉल्ट 2024 नाम दिया गया है। जो बॉर्डर पर, पोलैंड बॉर्डर पर यह युद्ध चल रहा है, इसे नाम दिया गया है ईगल असॉल्ट 2024। और इसके अलावा भी देखिए, हम क्योंकि अभ्यास की बात कर रहे हैं और क्यों पोलैंड के बॉर्डर पर ये युद्ध, इस पर नजर है। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समिट में एयर डिफेंस सिस्टम और विमानों की मांग की थी। इस समिट में मांग की गई थी क्योंकि जिस तरह से युद्ध यहां पर जारी भी है, और यह भी याद रहे कि नाटो संगठन के तौर पर यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है। एक संगठन के तौर पर नाटो बिल्कुल भी यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई देश किसी के साथ जाता है तो उसका इंपैक्ट भी अलग पड़ता है, असर अलग होता है, और इसलिए आपसी रिश्तों को भी ध्यान में रखा जाता है ऐसी स्थिति में। हालांकि उसके सदस्य देश अलग से हथियार भेज रहे हैं, जो सदस्य देश है वो अलग से हथियार भेज रहे हैं, लेकिन नाटो यहां पर मदद नहीं कर रहा है, यह भी क्लियर है। और यह समिट मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग के लिए आखिरी है। ये आखिरी समिट है इनके लिए, जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलनबर्ग, उनके लिए ये आखिरी समिट है जो अभी हाल में ही संपन्न हुआ है। और इसलिए ये नाटो समिट भी बेहद जरूरी है। देखिए, 2014 से नाटो का नेतृत्व वो कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए ये आखिरी समिट है। अक्टूबर महीने में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटा नाटो की कमान संभाल लेंगे, यानी कि अभी ये जो समिट है उनके लिए आखिरी इसलिए भी है क्योंकि अक्टूबर महीने से कमान यहां पर संभालेंगे नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटा, जो कि अब कमान संभालने वाले नाटो के। और इसी लिहाज से बात ये कही जा रही है कि इस बार इनके लिए ये आखिरी समिट है। लेकिन रूस को नाटो से दिक्कत क्या है? अब दिक्कत है, लेकिन दिक्कत है क्या उसे भी जरा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बेहद जरूरी है जानना। देखिए, रूस का कहना है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, ये रूस कह रहा है। और अगर ऐसा होता है तो उसकी 2/3 से अधिक पश्चिमी सीमा जो है सीधे नाटो की पहुंच में आ जाएगी। 1997 के बाद जो भी देश नाटो के मेंबर बने हैं उन्हें निकाला जाए और ये गारंटी मिले कि आगे किसी भी देश को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। गारंटी भी साथ साथ दी जाए।
इसके अलावा चीन और रूस की दोस्ती ने भी नाटो को चिंता में डाला हुआ है। जिस तरह से रूस और चीन की दोस्ती यहां पर बढ़ी है, आरोप यह भी है कि चीन रूस को सेमीकंडक्टर बेच रहा है। 2023 में रूस ने 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात चीन से किया था, जिसका इस्तेमाल मिसाइल्स, टैंकों और विमानों के उत्पादन में किया गया था। और साथ ही कुछ और इल्जाम भी है, आरोप है। इल्जाम तो यह भी है कि चीन रूस को सैटेलाइट तस्वीरें भी साझा कर रहा है और इससे रूस को हमला करने में सफलता मिलती है। तो ये दिक्कत रूस को कहीं ना कहीं नाटो से है और इसलिए कई आरोप भी लग रहे हैं, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इल्जाम भी किस तरह हैं ये भी आपने देखा। चलिए अब नाटो समिट के एजेंडे की भी बात कर लेते हैं कि आखिर जो समिट हुआ उसका मुख्य एजेंडा इस दौरान क्या रहा है। नाटो समिट का एजेंडा भी बेहद अहम है, चलिए उस पर भी नजर डालते हैं क्योंकि समिट तो हो चुके हैं। अब देखिए 4 एजेंडे नाटो समिट के दौरान रहे। पहला, चीन साउथ चाइना सी, ये एक एजेंडा रहा है, यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा, रूस यूक्रेन युद्ध जिस तरह से जारी है लेकिन इसका कोई समाधान बीच में नहीं, लेकिन इसमें दिक्कत यह भी कि कौन किसके साथ जा रहा है उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा, बाइडेन की फिटनेस, क्योंकि कई बार उनकी तबियत नासाज आती है और इसलिए बातचीत हो नहीं पा रही है, यह भी एक मुद्दा रहा है। और चौथा है नाटो की अंदरूनी कलह, क्योंकि नाटो में इतने सारे देश हैं और सब कुछ सामान्य नाटो के अंदर ऐसा नहीं है। नाटो की अंदरूनी कलह भी कहीं ना कहीं एक एजेंडा है, एक मुद्दा है जिसे सुलझाने की यहां पर जरूरत है। और ये कुछ वजह होती है जिस वजह से नाटो प्रॉपर काम नहीं कर पाता या फिर कुछ फैसले जब लेने होते हैं तो वो फैसले नहीं हो पाता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है जानना भी, क्योंकि समिट जरूरी क्यों है, रूस को दिक्कत इससे क्या है, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी कि मुख्य एजेंडे इस दौरान क्या रहे। लेकिन एक अहम सवाल यह भी उठता है कि चीन नाटो से क्यों डर रहा है, क्या वो वजह है जो चीन को डरा रही है, जो कहीं ना कहीं चीन के जहन में खौफ पैदा कर रही है नाटो को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। बुरा गया ड्रैगन, देखिए चीन की बात करते हैं लेकिन हम जिस तरह से नाटो देशों की बात कर रहे हैं उसकी मजबूती को लेकर भी बात कर रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं कि चीन नाटो से क्यों डर रहा है। जिस तरह से ब्रेक में जाने से पहले ये सवाल भी था और इसका जवाब भी तलाशते हैं कि आखिर क्या वजह है जो चीन को डरा रही है। असल में आसियान देश छोटे गुट बनाने का विरोध करें और साथ ही विदेशी सेनाओं को हस्तक्षेप करने से भी रोके। उनका इशारा ऑक्स और क्वाड की ओर था, जिसे अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में बना रहा है। आसियान में 10 देश शामिल हैं, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश हैं जो कि इसमें शामिल हैं। वहीं चीन आसियान देशों के साथ नजदीकी के साथ काम करने के लिए तैयार भी है। चीन पूरी तरह से तैयार है कि आसियान देशों के साथ वो नजदीकी से काम कर सके, साथ काम करे। इसमें थाईलैंड भी शामिल है ताकि उच्च स्तर पर सहयोग को संयुक्त रूप से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। कई वजह यहां पर सामने आ रही हैं और देखिए उसी में से एक वजह यह भी है कि इस वजह से भी कहीं ना कहीं डर चीन के अंदर है। अब सवाल ये उठता है कि नाटो सदस्य रक्षा पर कितना खर्च करते हैं, आखिर रक्षा को लेकर, क्योंकि जो भी फैसला लिया जाता है वो सभी देश मिलकर करते हैं, वो देश जो नाटो के सदस्य हैं, और ऐसे में रक्षा पर कितना खर्च किया जाता है वो भी चलिए एक बार देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से ये सहयोग करते हैं, कितना साथ देते हैं। देखिए प्रत्येक सदस्य अपनी राष्ट्रीय आय का 2% रक्षा पर खर्च करते हैं, यानी कुल जो उनकी आय है प्रत्येक देश सदस्य की बात कर रहे हैं, यानी देश की 2% रक्षा पर खर्च करते हैं। 23 देश 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, यानी इनमें से जो 23 देश हैं वो 23 देश 2024 तक यानी इस साल इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। और 2014 में केवल 3 देश ही ऐसा कर पाए थे। 2014 में सिर्फ 3 देश केवल ऐसा कर पाए थे, लेकिन 2024 में यह माना जा रहा है कि 23 देश है जो कि ऐसा कर लेंगे, क्योंकि जो तय यहां पर किया गया है वो 2% है, यानी प्रत्येक सदस्य अपनी राष्ट्रीय आय का 2% रक्षा पर खर्च करते हैं। 23 देश 2024 यानी इस साल इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर इससे पहले की बात करें तो 2014 में केवल 3 देश ही ऐसा कर पाए थे। लेकिन समिट में भारत क्यों नहीं गया, ये एक अहम सवाल है कि जब इतना इंपॉर्टेंट है ये समिट, जरूरी है हर देश के लिए और नाटो सदस्य के लिए, तो भारत आखिर इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ। चलिए इसे भी जान लेते हैं। अमेरिका ने रूस पर हर तरह के प्रतिबंध लगाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे रूस को चीन का साथ मिल गया, ईरान का साथ मिला और सऊदी अरब अमेरिका से दूर होता गया। भारत ने अपनी निर्गुट नीति के तहत रूस और अमेरिका से मित्रता के समान दूरी वाले संबंध रखे हैं, यानी रूस और अमेरिका दोनों से भारत की दोस्ती है और मित्रता के समान दूरी वाले संबंध भी भारत ने बना रखे, और इसलिए उसने अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं स्वीकार किया और इसका लाभ भारत को मिला। उसे रूस से
कम दामों पर कच्चा तेल मिला और इसलिए रूस का साथ यहां पर भारत को भी मजबूती देता है, जिसे रिफाइन कर उसने यूरोपीय देशों को महंगे दामों पर बेचा भी है। और इसका जो असर है वो कुछ यूरोपीय देशों पर नजर भी आ रहा है और ऐसा पड़ा असर कि उन्होंने प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया, जिसमें यूरोपीय संघ की बात कर लें या यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, जापान आदि ऐसे देश हैं और इस प्रतिबंधों का इन लोगों ने भी पालन किया है। ये देश रूस से 2014 से नाराज थे, जब उस वर्ष फरवरी में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और उसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए। इससे रूस की मुद्रा रूबल को इन प्रतिबंधों के चलते बहुत नुकसान भी हुआ था और यही वजह रही कि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन एशिया में नाटो के वे 4 मददगार कौन हैं, वो भी जान लेते हैं कि वो आखिर कौन 4 मददगार हैं एशिया में नाटो के। तो एशिया में नाटो के 4 मददगार देश जो सामने आए, जो नाटो के मदद के लिए आए, उनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड है। ये चारों देश दशकों से नाटो के साथ किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। इनका अमेरिका के साथ भी नजदीकी संबंध है और अपनी सुरक्षा के लिए भी ये वॉशिंगटन पर काफी ज्यादा निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भले ही एशिया का हिस्सा ना हो, लेकिन इनकी गिनती इंडो पैसिफिक के देशों में की जाती है। ये चारों देश हर साल अमेरिका के साथ कई सैन्य अभ्यास भी करते हैं और देखिए किस तरह से मददगार साबित होते भी आ रहे हैं, फैसलों पर भी निर्भर करता है। कई सैन्य अभ्यास भी अभी भी करते आ रहे हैं अमेरिका के साथ और इसके अलावा भी दूसरे नाटो देशों के साथ भी इनके नजदीकी सैन्य संबंध हैं। बड़ी बात यह है कि इन चारों देशों के चीन के साथ किसी न किसी मुद्दे पर तनाव है। तो एक मामले में भी ये एकजुट नजर आते हैं, क्योंकि इन चारों देशों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ इनके संबंध चीन के साथ सही नहीं है, यानी किसी न किसी मुद्दे पर इनका तनाव चीन के साथ बरकरार है। और ये 4 देश जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड है। अब चलिए बढ़ते आगे। IP4 को संस्थागत बनाना चाहता है अमेरिका। ये अमेरिका की मंशा है, अमेरिका की इच्छा है कि वो IP4 को संस्थागत बनाना चाहता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, जरा वो भी जान लेते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहता है अमेरिका। नाटो के 4 इंडो पैसिफिक भागीदारों को उनका देश संस्थागत बनाना चाहता है, जिसमें दक्षिण कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, जिनकी हम अभी बात भी कर रहे थे कि आखिर क्यों ये 4 देश है जो अलग नजर आते हैं। उनका ये बयान उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ते सैन्य गठबंधन के बीच आया है, जब इनके बीच में सैन्य गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो रहा था, और ज्यादा बढ़ रहा था और इस बीच में ये बयान आना भी काफी कुछ इशारा करता है। तो बेहद अहम ये वजह भी है। और नाटो जिस तरह से मजबूत हुआ, नाटो के साथ कौन से देश गए, नाटो में कौन से नए देश शामिल हुए और कौन से वो देश हैं जो इसमें शामिल होकर भागीदार बने हुए हैं और नाटो को मजबूत कर रहे हैं, तमाम अहम सवाल उठते भी रहे। लेकिन कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए यही कि इसके जरिए आपको इसकी एक एक बारीकी को समझाया जा सके और समझाया जा सके कि क्यों नाटो इतना मजबूत है, क्या इसके नियम है, लेकिन इन सब से आखिर ड्रैगन की घबराहट क्यों है। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।